नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 3 के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित कुछ प्रश्नों के ऊपर। और इन प्रश्नों का जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अंत तक इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आप देखेंगे और देखने के बाद एक अनुमान लगाएंगे कि आगे की परीक्षा में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न है कि ग्रीक दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है? ऑप्शन दिया गया है रिपब्लिक, लॉज, रिटोरिक, पोएटिका। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने इस बात को कहा कि काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं रिपब्लिक के अलावा उसमें लॉज, रिटोरिक, पोएटिका, तो ऊपर के दो रचनाएं तो प्लेटो की हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की दो रचनाएं आप देख रहे हैं कि ये सब अरस्तु द्वारा लिखी गई हैं। तो आगे जब भी सुमेलित से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या फिर वन लाइनर प्रश्न आएंगे कि कौन किसकी रचना है, तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न के बहाने आप प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं हैं और अरस्तु की कौन कौन सी रचनाएं जरूर अपने ध्यान में रख लेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब था उसको आपने समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि जैसे बढ़ई महान शिल्पी ईश्वर के द्वारा निर्मित मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, चित्रकार इस पलंग का अनुकरण कर चित्र बनाता है, साहित्यकार भी उसी बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बढ़ई का नाम दिया गया, फिर इसके बाद चित्रकार का नाम दिया गया है, फिर साहित्यकार का नाम दिया गया है और सभी के केंद्र में है अनुकरण। तो इस तरीके की शब्दावली अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री का नाम आना चाहिए, इस प्रश्न के बहाने आप समझ जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है प्लेटो, जिन्होंने कहा कि मूल प्रत्यय का अनुकरण ही अनुकरण है काव्य या फिर कला। तो यहां पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे बढ़ई जो भी काम करता है वो मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, इसी तरीके से चित्रकार उस पलंग का अनुकरण करते हुए चित्र बनाता है और साहित्यकार और बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को, वैसे ही साहित्यकार भी क्या है अपनी रचनाओं में अनुकरण को केंद्र में रखता है, ऐसा मानना था प्लेटो का। तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर प्लेटो। अगला प्रश्न है कि कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर होते हैं, यह कथन किसका है? कला और काव्य सत्य से तिहरी तीसरी दूरी पर होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि अनुकरण का अनुकरण अगर कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये कथन है प्लेटो का, ठीक है। कोई कला है उसका अनुकरण फिर उसका अनुकरण, यानी कि सत्य से 3 कदम की दूरी पर क्या है अनुकरण, सत्य से 3 कदम की दूरी पर। तो यहां पर इस तरीके का अगर कथन आए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्लेटो का यह कथन है, क्योंकि आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो अनुकरण को लेकर मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तु इन्हीं दोनों का नाम आता है। और परीक्षाओं में जो कई बार विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठ चुके होंगे उनके दिमाग में तो थोड़ी क्लियरिटी आई होगी, लेकिन जो पहली बार इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन टेक्निकल प्रश्नों को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेटो को आप जरूर ध्यान में रखिए कि उनका कहना था कि कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर होते हैं या फिर 3 कदम की दूरी पर होते हैं या फिर तीसरे चरण के स्तर पर होते हैं। इस तरीके से तिहरा शब्द आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के कथन के संदर्भ में असत्य है, कविता जगत की अनुकृति है,
जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी दूर है। कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। कविता अनुपयोगी है। तो प्लेटो का कौन सा कथन है जो कि असत्य है, हमें यहां पर बताना है। तो जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं कि प्लेटो का मानना था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दोगुनी नहीं बल्कि 3 गुनी दूरी पर है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। प्लेटो का यह भी मानना था कि कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। अच्छा, यहाँ पर कविता को लेकर प्लेटो का बहुत सकारात्मक, यहाँ पर सकारात्मकता नहीं थी, बल्कि निगेटिव रूप में ही कविता को देख रहे थे। इसलिए देख रहे थे कि उनका कहना था कि कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को सही मार्ग पर नहीं बल्कि कुमार्गगामी बनाती है। तो ये भी बात उनकी सही रही है। कविता अनुपयोगी है। जिस तरीके से हम कविताओं का अलग अलग जगहों पर उपयोग करते हैं, खासतौर से जब हम भाषण देते हैं तो कविता के माध्यम से वहां पर जो भी श्रोता हैं उनको अपने नियंत्रण में करते हैं या फिर उनको बांध कर रखते हैं। लेकिन प्लेटो का मानना है कि ये क्या है, अनुपयोगी। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दूसरा है, सत्य से दोगुनी दूर है, तो यहाँ पर आपको 3 गुनी ध्यान में रखना है। बाकी के ऑप्शन को आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि इसी में से हेर फेर करके आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहें तो आपको कोई प्रश्न दिखाई पड़े। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि कवि का महत्व एक मोची से भी कम है, यह किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। तो कहा गया कि कवि और कविता को लेकर प्लेटो के विचार बहुत सकारात्मक नहीं रहे। तो इसका सही जवाब यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया। प्लेटो का मानना था कि कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। मोची आपके दिमाग में आ गया होगा, एक कविता भी है मोची राम। तो मोचियों की क्या उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं? प्लेटो कविता पर मूल्यांकन करते हुए कभी मोची को, कभी चित्रकार को, कभी बढ़ई को अपने दिमाग में जरूर लाते हैं और देखते हैं कि कौन कितना सृजनात्मक काम कर रहा है, कौन कितना उसकी नकल कर रहा है। तो यहाँ पर कवि को माना कि कवि का महत्व मोची से भी कम है, ये प्लेटो का कहना है। अगला प्रश्न है कि चमचमाती हुई स्वर्ण जटित अनुपयोगी ढाल से गोबर की टोकरी अधिक सुंदर है। प्लेटो का यह कथन किसके संदर्भ में है? यहां पर देखिए कथन को आपको ध्यान में रखना है कि चमचमाती हुई स्वर्ण जटित अनुपयोगी ढाल से गोबर की टोकरी अधिक सुंदर है, किसके संदर्भ में बात प्लेटो ने कही है? ऑप्शन दिया गया आनंद, सौंदर्य, रस, अलंकार। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4, 1 और 4। कौन सा इसमें सही है हमें बताना है। तो जब आप प्लेटो के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उन्होंने आनंद और सौंदर्य इन दोनों का एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया है और उन्हीं के संदर्भ में कहा कि चमचमाती हुई स्वर्ण जटित अनुपयोगी ढाल से गोबर की टोकरी अधिक सुंदर है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि चमत्कृत कर देने वाला थोड़ा सा वाक्य है और कई बार परीक्षाओं में ऐसे ही वाक्य पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा के बाद हम अन्य किताबों में खोजना शुरू कर देते हैं कि यह कथन किसका था और किस विषय के संदर्भ में बात कही गई थी। तो सही जवाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 है, यानी कि आनंद और सौंदर्य का मूल्यांकन करते हुए यह बात प्लेटो ने कही है। इस कथन को ध्यान में रखिए कि यह कथन भी प्लेटो का ही है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक के संदर्भ में असत्य है। प्लेटो का ग्रंथ है, राजनीतिक चिंतन और आदर्श का दस्तावेज है, संवाद शैली में, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है रिपब्लिक के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है। तो अब तक आपके मन में आना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार कौन सी बात है जो कि असत्य है। हमने तो पढ़ा कि रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है, ये भी पढ़ा, और प्लेटो का जो रिपब्लिक है इसमें राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, ये भी बात सही है। रिपब्लिक या फिर जितने भी प्लेटो के ग्रंथ हैं सभी संवाद शैली में, ये भी बात हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन चौथा जो है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। तो देखिए ये प्रश्न क्यों मैंने बनाया, इसलिए बनाया ताकि इस प्रश्न के बहाने सत्य, असत्य और रिपब्लिक से रिलेटेड चीजों को आप समझ जाए। कि प्लेटो का ग्रंथ है उसमें राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है और संवाद शैली में
अक्सर किताबें हम पढ़ते हैं तो एक रसी पढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर संवाद स्थापित किए गए इन पुस्तकों में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि प्लेटो के ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया 34, 36, 38, 40। तो इसका जो सही जवाब है कि प्लेटो के कुल 36 ग्रंथ माने गए। हालांकि हमने अभी रिपब्लिक और लॉज के बारे में ऊपर बताया, लेकिन इस तरीके से प्लेटो के लगभग 36 ग्रंथ पाए जाते हैं। तो संभावना बनती है कि आगे एग्जाम में हो सकता है कि 3-4 रचनाएं पूछने के बाद पूछ लिया जाए कि कौन सी रचना प्लेटो की है और कौन सी नहीं है। खैर, तथ्यात्मक रूप में जरूर ध्यान में रखिए कि जिस तरीके से नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, उसी तरीके से प्लेटो, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एकदम से शुरुआती आचार्य या फिर विद्वान माना जा सकता है, उनके भी संबंध 36 से है। कैसे मैं को रिलेट कर रहा हूं भारतीय काव्य शास्त्र को और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को, ऐसे ही पढ़ते जाना। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है, दूसरे स्तर पर उसका विकास भी। अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का समर्थन किया। सही कूट का चयन हमें यहां पर करना है। तो जैसे ही आपने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत देखा, तो आप जानते हैं कि अरस्तु ने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का एक तरीके से मूल्यांकन किया। तो इसमें प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया के तौर पर ही इस सिद्धांत को उन्होंने दिया। नहीं तो एक व्यक्ति अनुकरण का सिद्धांत दे चुका था, लेकिन बाद में अरस्तु आए, उन्होंने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया, ट्रेजेडी का सिद्धांत दिया, इसके बाद विरेचन का सिद्धांत दिया। अनुकरण के अरस्तु के 3 सिद्धांत प्रसिद्ध हैं और आपके सिलेबस में भी लगे हुए। तो पहला ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं आप, सही है। दूसरे स्तर पर आप किसी की अगर प्रतिक्रिया करते हैं, किसी सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सिद्धांत के विकास के पक्ष को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये भी यहां पर बात सही हो गई। अरस्तु ने कहा कि अनुकरण पुनर्रचना, यानी कि वो सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि एक तरीके से इसमें सृजनात्मकता भी है, तो उसका समावेश किया। ये भी बात सही है। और यहां पर कहा गया कि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का समर्थन किया, ये बात क्या हो गई, यहां पर गलत हो गई। तो जो सही कूट है यहां पर कि 1, 2 और 3 क्या है, सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो देखिए यहां पर भले आप अनुकरण का सिद्धांत, जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, उसको गंभीरता से नहीं पढ़े होंगे, तो भी इस प्रश्न के माध्यम से आप न चाहते हुए भी अरस्तु के विचार समझ गए होंगे कि अनुकरण के बारे में क्या है। एक तो उन्होंने अनुकरण सिद्धांत प्लेटो की प्रतिक्रिया में दिया, उसके आलोचना के साथ साथ उन्होंने उस सिद्धांत में विकास भी किया, और साथ में अनुकरण को हुबहू नकल नहीं कहा, बल्कि पुनर्रचना के रूप में देखा। समर्थन नहीं किया, बल्कि उसका क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि अनुकरण हुबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। जैसे हम कई बार आर्टिकल लिखते हैं, कई बार हम क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो विषय वस्तु तो वही होती है, लेकिन उसमें पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे आप देखेंगे राम काव्य को ध्यान में रखते हुए, राम काव्य पे अनेक कवि अपनी कविताएं लिखे, जिसमें आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, इसके बाद केशवदास, फिर कृतवास रामायण, फिर इसके बाद निराला का रामायण। तो राम ही केंद्र में रहे, लेकिन सबकी प्रस्तुति क्या रही, पुनर्प्रस्तुति रही। सब लोगों ने उसको एक पुनर्रचना के रूप में देखने का प्रयास किया है। तो यहां पर देखिए कहा गया कि अनुकरण हुबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अरस्तु का यह मानना था कि अनुकरण हुबहू नकल नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखन नहीं है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर बूचर, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, याट्स, स्कॉट जेम्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कथन है, ये अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा करते हुए ये बातें कही गई। ठीक है, और आपने देखा होगा कि दिसंबर
2023 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर इसी तरीके से एक कथन पूछा गया था। तो हमने सोचा कि आगे अभी एग्जाम हो उसके पहले ही मैं आपको उन सभी कथनों से परिचित करा दूं। तो किसने कहा कि सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखन नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, प्रोफेसर बूचर ने इस बात को कहा है। तो सादृश्य विधान, मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन जैसे शब्दों को आप अपने दिमाग में रखिए और प्रोफेसर बूचर को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि दिसंबर 2023 में आ चुका है और ये प्रश्न कहां से उठाया गया है? हमने जब दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि कहां से उठाया जा रहा है। देखिए सवाल यहां पर पूछा गया कि अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय जैसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति तथा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर बूचर, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, याट्स, स्कॉट जेम्स। तो इसका जवाब आपके मन में आ गया होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब है कि याट्स नामक विद्वान ने इस बात को कहा कि अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय जैसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति तथा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है उसको हम अनुकरण सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये बात रही याट्स द्वारा कही गई। अगला प्रश्न है कि आत्माभिव्यंजन से भिन्न जीवन का, अनुभूति का पुनर्सृजन और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में किसका कथन है? विकल्प सब वही दिए गए हैं, इसका भी सही जवाब जो है वो याट्स। ठीक है, याट्स ने बैक टू बैक दो कथन अनुकरण के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए, खासतौर से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा करते हुए ये बातें कही हुई हैं कि आत्मव्यंजना से भिन्न जीवन की अनुभूति का पुनः सृजन करना क्या है? अनुकरण। ठीक है, तो याट्स का ये कथन है। अगला प्रश्न है अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कह सकते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर बूचर, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, याट्स, स्कॉट जेम्स। तो पहले ध्यान में रखिए कि ये तीनों ही विद्वान अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। यहां पर इसका जो यहां पर सही जवाब है स्कॉट जेम्स ने इस बात को कही है। तो आगे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप जरूर प्रोफेसर बूचर, याट्स और स्कॉट जेम्स के क्या कथन रहे उनको जरूर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने दिमाग में रखेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपको समय रहते अलर्ट कर दिया जाए कि इस तरीके के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अरस्तु का अनुकरण के संदर्भ में असत्य विचार, अरस्तु का अनुकरण के संदर्भ में असत्य विचार कौन सा है? ऑप्शन दिया गया कला प्रकृति की अनुकृति है, कवि या कलाकार प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है, अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, कविता सत्य से दोगुनी दूर है। तो कौन सी बात है जो कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मिलती जुलती नहीं है? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि कविता सत्य से दोगुनी दूरी पर है या फिर तिगुनी दूरी पर है। ठीक है, उन्होंने भले कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है, कवि या कलाकार प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है और ये सर्जन क्रिया है। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। परिणामतः काव्य में दार्शनिकता अधिक होती है, उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर है क्योंकि काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है और यहां पर आप देख रहे हैं कि साहित्य और इतिहास का जो गहरा संबंध है उसका तुलनात्मक यहां पर अध्ययन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो इतिहास है वो जो घटित हो चुका है उसका वर्णन करता है, लेकिन जो साहित्य है जो घटित हो सकता है उसके बारे में भी वर्णन करता है। जो साहित्य है उसमें दार्शनिकता अधिक होती है, लेकिन जो साहित्य है उसमें दार्शनिकता के साथ साथ अभिव्यक्ति की विशेष अभिव्यक्ति होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साहित्य और इतिहास
दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। किसने किया है? ऑप्शन दिया गया प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, अरस्तु का ये कथन है। अरस्तु ने न सिर्फ कवि और कविता पर ही विचार किया है, बल्कि उन्होंने इतिहास को भी ध्यान में रखा है कि कवि और इतिहासकार का क्या रोल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है, उनका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप में हमें आनंद प्रदान करता है। डरावने जानवर देखने से हमें डर लगता है, किंतु उनका अनुकूल रूप हमें आनंद प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? यानी कि जैसे हम किसी जानवर को चित्र में देखे हुए हैं, यानी कि चित्र के माध्यम से हम अनुकरण करते हैं कि ये जानवर शेर है या फिर बाघ है, लेकिन जैसे ही हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो उसको देख के हम आनंदित होते हैं। आप याद कीजिए, जब आप किसी चिड़ियाघर में गए होंगे तो जो भी वहां के दर्शक हैं, बड़े बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं, उनके अंदर एक आप देखेंगे आनंद का भाव दिखाई पड़ता है। अरस्तु ने इस चीज को बड़ा ही सूक्ष्मता से देखा है। यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा कि यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ऑप्शन में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज दिए गए थे। ठीक है, तो चीजों को देखिए। चित्र में हम कई बार उस जानवर के चित्र को देखकर डर जाते हैं, और हम उसको जब सामने से देखते हैं, ठीक है, गैंडा को देख लिए या फिर बंदर में एक वो बंदर जो ब्लैक कलर का है। एक बार मैं चिड़ियाघर में गया था तो उसको देखने के लिए लोग एकदम से परेशान थे। कुछ देर तक वो आया, फिर इसके बाद चला गया, तो लोग उसको कई बार ढेला फेंकते थे या फिर कंकड़ फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डरावने जानवर देखने से हमें डर लगता है, किंतु हम जब उनको सामने से देखते हैं तो आनंद प्राप्त करते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के ग्रंथ हैं रिपब्लिक, लॉज, रिटोरिक, पोएटिका। तो यहां पर अरस्तु का कौन सा ग्रंथ है, हमें सही कूट के आधार पर बताना है। तो देखिए, आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि रिपब्लिक तो हमने पढ़ा था कि प्लेटो का है, लॉज भी प्लेटो का है। तो इस तरीके से एक और दो तो एकदम से खत्म हो गए, यहां पर बचता है 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है कि रिटोरिक और पोएटिका, ये दोनों रचनाएं अरस्तु द्वारा लिखी गई। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन 3 और 4। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के काव्य भेदों में नहीं है। अरस्तु ने काव्य के भेद किए, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, महाकाव्य, लिरिक, इसमें से हमें बताना कि कौन सा नहीं है। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया, लिरिक को उन्होंने शामिल नहीं किया है। बाकी 3 काव्य भेद किए हैं, त्रासदी, जिसको कि हम ट्रेजेडी का सिद्धांत कहते हैं, कॉमेडी और महाकाव्य, इपिक। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। और आगे के लिए इन तीनों को ध्यान में रखें कि अरस्तु ने काव्य के अंतर्गत इनको रखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के तत्वों में शामिल नहीं है। अरस्तु के ट्रेजेडी वाले सिद्धांत को आप देखेंगे तो उन्होंने 6 तत्वों की बात की हुई है। तो इसमें से कौन सा तत्व इस विकल्प में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया कथा वस्तु, चरित्र, विचार, उदात्त। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है। उदात्त की बात उन्होंने नहीं किया है। कथा वस्तु, चरित्र और विचार, इसमें से 3 है, और 3 हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाते हुए विस्तार से बताया हुआ है। शक्ति ही कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन दिया गया है भट्टतौत, रुद्रट, मम्मट, जगन्नाथ। शक्ति ही कवित्व बीज संस्कार रूप, ये जो कोटेशन दिया गया है, शक्ति के अर्थ में यहाँ पर शक्ति का मतलब है प्रतिभा। तो इस कोटेशन को या इस कथन को भारतीय काव्य शास्त्र में किस आचार्य द्वारा दिया गया है, आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू कर दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा शक्ति ही कवित्व बीज संस्कार रूप, यानी कि प्रतिभा को ही इन्होंने काव्य हेतु के रूप में प्रमुखता दी है, लेकिन अपने पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं उनसे थोड़ा सा हट के यहाँ पर उन्होंने बात कही है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। 5 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन 5 कथनों के आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं।
मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहते हैं। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। भट्टनायक के अनुसार विभावादि और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। ये 5 यहाँ पर विकल्प दिए गए। इन पांचों विकल्पों को आप देखेंगे तो किसी न किसी आचार्य के संस्कृत का यहाँ पर अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन यहाँ पर उसका अनुवाद कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आप जब तक इन आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षणों को हिंदी में अनुदित रूप से अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो लंबा प्रश्न है, इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन ए जो दिया गया है कि जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। और जगन्नाथ ने काव्य लक्षण काव्य की रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्य लक्षण, इस तरीके से उनका एक कथन आप पढ़े होंगे। तो रमणीय शब्द जैसे आपने देखा आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर सही है। इसके बाद है मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति या रीति कहलाता है। यह भी क्या यहाँ पर सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। यहाँ पर ये वाक्य क्या है, गलत है या कथन गलत है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। यह ऑप्शन यहाँ पर क्या है सही है। और भट्ट नायक के अनुसार विभाव आदि और स्थायी भाव में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। यह भी यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं, इसका कूट बन रहा है ए बी और डी। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन तीसरा यहाँ पर है ए बी डी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगड़ी के रचयिता हैं जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त, जयदेव। तो छोटा सा प्रश्न है लेकिन इसकी भी वैल्यू उतना ही है जितने की इन 5 विकल्पों पर आधारित प्रश्न है। तो इसलिए कई विद्यार्थी हैं जो कि विकल्पों पर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि आपका बेस अगर मजबूत है, आपकी के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। तो ये देखिए प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर वाला था। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगड़ी के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भानुदत्त द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रस तरंगड़ी। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 का मिलान यहां पर करना है। एक तरफ काव्य शास्त्रियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथों का नाम है। क्रोचे, अर्नाल्ड, होरेस, आई रिचर्ड्स जैसे काव्य शास्त्री हैं, यानी कि सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, और इधर इनके ग्रंथ दिए गए। तो सुमेलित वाले प्रश्नों को हल करते समय कई बार आसानी तब हो जाती है जब हम आते हुए सूची मिलान को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आई रिचर्ड्स की जो रचना है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर हमने डी का 2 कर दिया। एक नजर हम दौड़ा लेंगे कि डी का 2 कहाँ कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में, यानी कि एक बार हमें और देखना है। आप देखेंगे यहाँ पर कि आगे जो इसमें मिलान है बी का एक हो गया स्टडी ऑफ पोएट्री। ये रचना हो गई किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोचे का जो ग्रंथ है वो है एस्थेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद होरेस द्वारा जो रचना लिखी गई है या फिर उनका ग्रंथ है, सही जवाब है द आर्ट ऑफ पोएट्री। ठीक, तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है 3 1 4 2 3 1 4 2, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, कुछ रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रख लिए होंगे कि क्रोचे एस्थेटिक्स, जिसको कि हम हिंदी में सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद होरेस। होरेस हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर उनको रखा गया है। अर्नाल्ड की का ग्रंथ कौन सा है या फिर आई रिचर्ड्स का ग्रंथ कौन सा है आपने देख लिया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है
पूछा गया कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन दिया गया है क्रोचे, टीएस इलियट, कॉलरिज, आईए रिचर्ड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। किसका मानना है? तो यहाँ पर सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन चौथा, आईए रिचर्ड्स, जिनको माना जाता है कि इन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़ा है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहले आलोचना में यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आलोचना को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया तो वो थे आईए रिचर्ड्स। आईए रिचर्ड्स से आप देखेंगे कि हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे उनके रचनाओं को लेकर चाहे उनके सिद्धांतों को लेकर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है साधारणीकरण को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है कि साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ के संस्कृत कोटेशन का यहाँ पर सीधे सीधे अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगला जो विकल्प है भट्ट नायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी है कि अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित्व धर्म के साथ तादम्य हो जाता है, परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, ना आलंबन यानी सीता का, बल्कि वह कवि की अनुभूति का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साधारणीकरण से स्पेशली ये प्रश्न पूछा गया है और साधारणीकरण पर जितने भी विद्वान हैं अध्ययन किए हैं उन सभी के मतों को यहाँ पर रखा गया है। नीचे कूट दिया गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार किसकी बात सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है साधारणीकरण पर सबसे पहले अगर मैं करूं बात तो भट्ट नायक ने इस पे चर्चा की थी, वही साधारणीकरण को केंद्र में लाए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि जो भी भट्ट नायक ने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। ऊपर आचार्य विश्वनाथ के जो भी मतानुसार हैं वो क्या है वहां पर गलत है। आगे इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया गया कि आलंबनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है, ये भी क्या है सही है। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कवि की अनुभूति ही साधारणीकरण है, ये भी क्या है यहाँ पर सही है। तो जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि ए डी और बल्कि बी डी और ई कूट बन रहा है। ठीक है, बी डी ई। हम नीचे मिलान करते हैं कि आखिरकार कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक, तो ऑप्शन दूसरा आप देख रहे हैं बी डी ई क्या है सही है। वैसे भी हम जब छोटे प्रश्नों को देखते हैं, अब आप देख रहे हैं कि यूजीसी एनटीए नेट जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे, पहले जमाने में जो खुद प्रश्न रहते थे, आज उनकी स्थिति विकल्प में हो गई है। ठीक है, वो विकल्प में दिख रहे हैं। पहले जमाने में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता था, नगेंद्र का भी बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता था, भट्ट नायक का भी बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनको विकल्पों में रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा, आप चीजों को जानेंगे, तभी प्रश्नों से लेकर विकल्पों तक माथापच्ची करेंगे और सही उत्तर तक पहुंचेंगे। इसलिए छोटे बड़े प्रश्न जो भी हैं उनको आपको उतने ही गंभीरता से लेना है जितने कि बड़े प्रश्नों को आप ले रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। नाम दिया गया है टीएस इलियट, ड्राइडन, आईए रिचर्ड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉन्जाइनस। तो ये सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं और यहाँ पर इनके जीवन क्रम के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन पहले पैदा हुआ और कौन बाद में हुआ।
तो जैसे आप देख रहे हैं, नामों से भी आप देखेंगे तो एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि लोनजाइनस जो है, इनका संबंध माना जाता है कि पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर नाम दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका है 1770 ईस्वी। आई ए रिचर्ड्स आप देखेंगे कि इनका है, आई ए रिचर्ड्स का जन्म 1893 के आसपास में हुआ। ड्राइडन जो कि आप देखेंगे कि लॉन्जाइनस के बाद सबसे पुराने लोगों में, और टी एस इलियट जिनका कि जन्म 1888 ईस्वी में हुआ है। तो इन सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के जन्म क्रम को एकदम से ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे आप किसी हिंदी के कवि के जीवन को याद करते हैं, वैसे ही इनको याद करना है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर ई हो गया, फिर दूसरे नंबर पे बी, फिर तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर देख रहे हैं कि ए, और पांचवें नंबर पे सी। यानी कि जो इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है वो है ऑप्शन चौथा, ई बी डी ए सी, ठीक है। ये इनका क्रम है। इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं या फिर दिमाग में एक फोल्डर बनाकर रख सकते हैं कि सबसे पहले लॉन्जाइनस, फिर नाम आया ड्राइडन का, फिर नाम आया विलियम वर्ड्सवर्थ का, फिर नाम आया टी एस इलियट का, फिर आई ए रिचर्ड्स। यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में अगर हम देखें तो प्लेटो सबसे पुराने में आ जाएंगे, इसके बाद सबसे नए में जो है, ठीक है, वो है रिचर्ड्स। पी से लेकर आर तक की यात्रा को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है मिथक, प्रतीक और बिंब पर आधारित है। पूछा गया है कि मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। और यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार कही गई हैं, कुछ लक्षणों के आधार पर विकल्प दिए गए। तो पहला विकल्प है यहाँ पर, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि मिथक, प्रतीक और बिंब का आपस में क्या संबंध है, कौन किससे निर्मित होता है और किस पे आधारित है, उसके बारे में पूरी बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए है कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना और मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। ये क्या है, ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसको आगे के लिए भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आप जब अगली बार एग्जाम में बैठेंगे तो पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार मिथक का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया गया, किस किस चीज के लिए किया गया है। तो ये तीन विकल्प काफी महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद जो बात कही जा रही है कि नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित है एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। एक चीज आप देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र जो है वो अनुभूति और भाव दोनों पर काफी जोर देते हैं। ऊपर हमने साधारणीकरण के बारे में बात की, वहां पर भी कवि की अनुभूति यानी कि भावना पर उन्होंने जोर दिया था, और यहाँ पर बिंबों के बारे में भी लगभग वही बात कह रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। ये कुछ लक्षण है जिनको कि आप रख सकते हैं अपने दिमाग में, ताकि विषम परिस्थिति में या फिर जब आपको लगे कि प्रश्न कठिन है तो उस समय इन ट्रिक्स को आप अपना सकते हैं, इन लक्षणों के आधार पर बता सकते हैं। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो रहे हैं। इसके बाद बताएगा कि प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि जो भी प्रतीक है उसमें भी कहीं ना कहीं कल्पना का पुट होता है, और बिंब बिंब प्रतीक और कल्पना दोनों के मिक्सर यानी मिश्रित रूप से निर्मित होता है, सचेष्ट किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन प्रतीक के बारे में कहा जा रहा है कि स्वतः संभव होता है, जो कि गलत है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है। प्रतिरूप का मतलब है कि छाया, ठीक है, या फिर नकल जिसको बोल सकते हैं।
और बोला गया कि कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। और कहा गया अंत में कि कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। ठीक, चूंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन को हमें बताना है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ए, बी और डी। ठीक है, सही जवाब है ए, बी, डी, यानी कि पहला ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड है, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म जिसको कहा जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। लियोतार की पुस्तक द मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना गया है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। और ऑप्शन ई है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही है, उसके आधार पर सही उत्तर तक हम पहुंचेंगे। यहाँ पर लियोटार लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं लियोतार कहा जाता है जिनका संबंध उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों से। लियोतार की पुस्तक द मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। फिर इसके बाद कहा गया कि 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना गया है। ये गलत है। ठीक है, आप 20वीं 21वीं शताब्दी से इसको जोड़ सकते हैं, खासतौर से 20वीं शताब्दी। अगला बताया कि फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। ये यहाँ पर ऑप्शन क्या हो रहा है, ये सही है। टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है, इस बात को कहा जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु, विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। साथ में उन्होंने कहा कि इतिहास का भी अंत हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मनुष्य की मृत्यु के बारे में भी बोल दिया। लेखक की मृत्यु हो गई तो मनुष्य की मृत्यु हो गई, इतिहास का अंत हो गया, विचारधारा का अंत हो गया। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का ऐसा मानना है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है ए, सी और ई कूट बन रहा है। हम देखते हैं इसमें ए, सी, ई किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, ए, सी, ई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विकल्प बन रहे हैं, जो प्रश्नों के विकल्प बन रहे हैं, वो जो भी सब्जेक्टिव तौर पर विचारकों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं या फिर जो समय है उसको ही यहाँ पर रख दिया गया है। पहले ये सभी विकल्प एक प्रश्न के रूप में हुआ करते थे कि द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसकी रचना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता था। या फिर उत्तर आधुनिकता की शुरुआत कब से मानी गई, या फिर उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था किसने कहा, तो फ्रेडरिक जेम्सन इत्यादि। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सब्जेक्टिव तौर पर अपने को मजबूत करके रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो आपके लिए कोई परेशानी खड़ा नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि विज्ञान और कविता यानी कि साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है। आई ए रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, रेमंड विलियम्स। तो विज्ञान और कविता के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स मुझे पाश्चात्य विचारकों में काफी अच्छे विचारक लगते हैं। मैं जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र यहाँ के एमए के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो भी मुझे रिचर्ड्स के जितने भी विचार हैं साहित्य को लेकर, कविता को लेकर, और कैसे उसको तर्क के हिसाब से वो साइंस इत्यादि से जोड़ते हैं, काफी तार्किक लगता है। सही जवाब हो गया आई ए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है सत्य कथन है, हमें बताना है। पूछा गया कि भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव, प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 7 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं जो प्रश्न पूछा गया है वो भारतीय काव्य शास्त्र के सब्जेक्टिव तौर पर ही इसमें कई पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जैसे पूछा गया कि भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है।
ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सही है। जबकि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 36 है। ठीक है, और इसमें लगभग कितने श्लोक हैं, 5000 के आसपास में श्लोक हैं। भारतीय काव्य शास्त्र पर हमने एक मैराथन प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। जो भी पुराने विद्यार्थी होंगे तो जान रहे होंगे, नए विद्यार्थी तो चैनल को ठीक से देखते भी नहीं है और उसका अवलोकन भी नहीं करते हैं कि चीजें इस पे कितने पहले से बनाई जा चुकी हैं और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वो तुरंत कमेंट्स कर देते हैं कि सर फला विषय पर आप बना दीजिए, मानो मैं पहली बार इस पे काम कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये सब तो इसलिए है कि परीक्षाओं तक आप जुड़े रहें, आप की ऊर्जा बनी रहे, तो हम काम कर रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आप अगर 3-4 महीने पहले से भी तैयारी करना चाहते हैं तो पर्याप्त मैटर है, आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई। वैसे तो भरत रस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलंकारों के बारे में पूछ दिया गया। अब आपके मन में आना चाहिए कि भरत ने किन अध्यायों में रस के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये भारतीय काव्य शास्त्र वाली प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे जो मैराथन कोर्स है, तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर वहां पर मिल जाएगा। अगला जो विकल्प इसमें दिया गया है कि उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के संबंधित आचार्य, ये भी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन सही है। कहा गया कि काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे यानी कि 23 आप ध्यान में रखिए परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, ये भी यहाँ पर क्या है, सही है। काव्यादर्श किसका ग्रंथ है, कितने भागों में बटा हुआ है, ये सब आपके मन में आ रहा होगा। ऑप्शन डी दिया गया कि काव्यालंकार में 7 परिच्छेद हैं, जो कि क्या है, गलत है। काव्यालंकार में कुल 6 परिच्छेदों की बात की गई है। काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है, तो यहां पर रुद्रट नहीं है बल्कि कौन होना चाहिए, उद्भट होना चाहिए। ठीक, काव्यालंकार करके रुद्रट का है। काव्यालंकार करके ढेर सारे काव्य शास्त्रियों का देखेंगे ग्रंथ है। भामा ने क्या लिख दिया कि इसके बाद कोई काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिख दिया, कोई सार संग्रह लिख दिया, कोई फिर से काव्य अलंकार लिख दिया। ठीक इस तरीके से लिखा है लोगों ने। तो यहां पर जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि ABC नाम से कूट बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कहा गया कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, और कथन दूसरा है कि कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कथन दिए गए हैं, कहीं न कहीं दोनों कथन क्या है, सत्य है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। कैसे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कविता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। भले भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु के बारे में बात की गई हो, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप देखेंगे वहां के विद्वानों का मानना है कि कविता क्या है, वो स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। वो कवि बनने में नहीं है, बल्कि एक तरीके से प्रतिभा से ही जोड़कर उन्होंने देखा है। कॉलरिज के अनुसार, कॉलरिज जैसा कि आप जानते हैं कि कल्पना सिद्धांत उन्होंने दिया है, तो रम्य कल्पना के बारे में बात की है और कल्पना के बारे में बात की है। ठीक है, दोनों में अंतर किया है। तो यहां पर भी कहा गया कि रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना क्या है, प्रेरणा और अवधारणा दोनों को अनेक सूत्रों से सामग्री प्राप्त करते हुए समावेशित करती है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से उसी तरीके का प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न आ चुका है ऊपर में। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न को देखना है और फिर सीधे सीधे यहां पर ईयर लिख देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे आईए रिचर्ड्स का आ गया तो आप तुरंत लिख देंगे 1893 ईस्वी। मैथ्यू अर्नाल्ड यहां पर नया है तो इसको लिख दीजिए 1822। कॉलरिज हमने ऊपर पढ़ा भी था 1772। विलियम वर्ड्सवर्थ का दिया 1770 और टीएस इलियट का हो गया 1888 ईस्वी में। क्या इसमें आपको किसी हिंदी के साहित्यकार का जन्म यहां पर दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो आपको रिलेट कर लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं।
यहां पर हमें अब क्रम से इसको बता देना है कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है। लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं यहां पर कि कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों में मात्र 2 साल का अंतर है, और यह भी कहा जाता है कि दोनों अच्छे मित्र भी थे और कुछ किताबें भी एक दूसरे के साथ मिलकर लिखे हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा, कि सबसे पहले कौन सा है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसके बाद है कॉलरिज, जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल का ही अंतर है। ठीक है, इसके बाद आ गए मैथ्यू अर्नाल्ड, फिर आ गए टीएस इलियट, फिर आइए रिचर्ड्स। तो कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा है। आगे बात करें तो सवाल है कि पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? पूर्ण क्लासिक कृति, कृति भी कई तरीके की होती है। आपने एक रचना पढ़ी होगी 20वीं शताब्दी की कालजयी कृतियां। ठीक है, कालजयी कृतियां यानी कि कुछ कृतियां ऐसी होती हैं, जैसे गोदान का नाम लें आप, चाहे राम की शक्ति पूजा को लें या फिर मैला आंचल को लें। ठीक, ये सभी कैसी रचनाएं हैं? पूर्ण क्लासिक कृति के अंतर्गत हैं, कालजयी रचनाएं। तो जैसे ही मैंने उदाहरण दिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि पूर्ण क्लासिक कृति वही हो सकती है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो या फिर उसमें उसकी अभिव्यक्ति हो। तो ये बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया है आइए रिचर्ड्स, टीएस इलियट, क्रोचे या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, ये बात कही थी टीएस इलियट ने। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं सत्य कथन पर आधारित प्रश्न। पूछा गया कि वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसैनी और लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। हमें सही उत्तर का चयन इसमें करना है कि आखिरकार कौन सा सही जवाब इसमें है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, ये यहां पर क्या है? सही है। और आगे इसमें बताया गया कि कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, ये भी क्या है? यहां पर सही है। इसके बाद है भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बी, डी और ई जो ऑप्शन है सही है। ठीक, तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा है। इसमें गलत कौन कौन सा हो गया? वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, जो कि गलत है। और यहां पर बात कही गई कि वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, ये क्या है? गलत है। जो सही था हमने उसको बता दिया। आगे की प्रैक्टिस में वामन ने रीतियों के कितने प्रकार माने और रीतियां कौन कौन सी हैं, या फिर वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति, इनकी क्या खास विशेषताएं हैं, आगे के प्रैक्टिस सेट में हम कुछ प्रश्नों के साथ जरूर हाजिर होंगे और शब्द शक्तियों पर भी बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोदयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते किसका है? यह कथन किसका है? काव्य शब्दोदयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, भामह, मम्मट, वामन, विश्वनाथ। तो नॉर्मल ये एक तरीके से काव्य लक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखने में प्रश्न छोटा है लेकिन इसकी भी कीमत उतना ही है जितने की बड़े प्रश्नों की है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, वामन द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। एक तरफ काव्य चिंतक है, दूसरे तरफ उन काव्य चिंतकों का समय दिया गया है। खासतौर से आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से समय पर आधारित सवाल पूछा जा रहा है। तो यानी सब्जेक्टिव तौर पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो भी आचार्य लगे हुए हैं, चिंतक लगे हुए हैं, उनके जीवन काल को भी आप जरूर ध्यान में रखें। यहां पर काव्य चिंतकों में है जयदेव, विश्वनाथ, धनंजय और हेमचंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसका क्या मिलान है यहां पर। ठीक, जैसे हेमचंद्र के बारे में आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपने पढ़ा होगा कि 12वीं शती के आचार्य थे। इनको हम हिंदी साहित्य में आदिकाल में भी पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जयदेव का, तो जयदेव का जो आप समय देखेंगे
तो इनका भी समय क्या है, 13वीं शताब्दी है। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी है। धनंजय, आनंदवर्धन इत्यादि के बाद है, ठीक है, तो 10वीं शताब्दी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर कि ए का हो गया यहाँ पर 4, ठीक, इसको मिला लेते हैं हम, और बी का हो गया 3, ठीक। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है वो सेम टू सेम, ठीक। इसके बाद सी का क्या है, 2 हो गया, और डी का 1 हो गया। तो जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है। आगे के लिए जरूर आप ध्यान में रखिए कि जयदेव का संबंध 13वीं शताब्दी से है, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में, धनंजय 10वीं शताब्दी में, और हेमचंद 12वीं शताब्दी में, ठीक। तो ये इनका क्या है, क्रम है। अभी तो यहाँ पर मिलान करने के लिए दे दिया है, अगर ये भी सवाल नहीं रहता तो भी हमें नीचे कूट में ए बी इस तरीके से बताना पड़ता, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए आप 100% सही करके आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रसगंगाधर, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमीमांसा, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था। यहाँ पर प्रश्न बनाया जा सकता था कि किसका किसका ये ग्रंथ है, लेकिन आपके दिमाग पर एक प्रेशर डालने के लिए कि रसगंगाधर नाम कहते हुए ही आपके दिमाग में आ जाए कि ये किसका ग्रंथ है, आ रहा होगा। चंद्रालोक किसका है, साहित्य दर्पण किसका है, काव्यानुशासन किसका है, रसमीमांसा किसका है। जब ये जान जाएंगे कि किसका है तो आराम से आप कालानुक्रम को बता देंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं रस गंगाधर का, तो ये हो गया जगन्नाथ का, ठीक। तो अब जगन्नाथ किस शताब्दी के हैं, 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। फिर चंद्रालोक मैंने बताया, तो ये हो गया जयदेव। अभी हाल ही में मैंने कम्युनिटी सेक्शन में प्रश्नों को डाला हुआ था, ठीक है। उन प्रश्नों को आप सीरियस लीजिए, छोटे बड़े को मत देखिए। जयदेव का हो गया, जयदेव किस शताब्दी के हो गए, 13वीं शताब्दी के। साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ का है, ठीक, और ये क्या हो गया, 14वीं शताब्दी के हो गए विश्वनाथ। काव्यानुशासन जो कि हेमचंद का है, ठीक, ये हो गए 12वीं शताब्दी के। रस मीमांसा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और शुक्ल जी की शताब्दी के हो गए, अगर हम सीधे सीधे इसका अगर ईयर लिख दें 1949 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक, रस मीमांसा को। तो ये इसका सही अनुक्रम इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेमचंद आने चाहिए, यानी डी आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो तीसरा है उसी में डी सबसे पहले, ठीक है, डी है, फिर इसके बाद बी है, बी के बाद आप देख रहे हैं कि सी है, सी है, इसके बाद है ए है, फिर ई है। तो ये है मिलान। लेकिन मान लीजिए आगे जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, यहां से किसी तरीके से आए, चाहे वो ग्रंथकार के नाम से पूछ लिया जाए, सुमेलित पूछ लिया जाए, क्रम से पूछ लिया जाए, या फिर वन लाइनर में ही झटका देने के लिए पूछ लिया जाए, तो जो भी विद्यार्थी यहां तक देख रहे हैं निश्चित तौर पर वो सही करके आएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। जैसे यहां नाम आया कुंतक का, तो आपके दिमाग में वो संप्रदाय जरूर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। अब तो बच्चे कहते हैं कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, हम लोगों को पूरा संप्रदाय याद है, अब आप छोटे छोटे प्रश्नों को मत पूछिए। लेकिन छोटे छोटे प्रश्न ही बड़े बनते हैं और वो खतरनाक हो जाते हैं। कुंतक का संबंध वक्रोक्ति से, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं, ठीक है। उन भेदों को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो शायद किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, आप कभी नहीं गलत करेंगे। पहला भेद जो है वर्ण विन्यास पद पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पद पूर्वार्ध, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, पद परार्ध, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे है वाक्य, फिर प्रकरण, आप अपना दिमाग लगाते रहे कि विकल्प में कौन सा नहीं है, फिर प्रबंध। ये 6 भेद किए हैं कुंतक वक्रोक्ति के, ठीक। तो आप देख लीजिए कि पद पूर्वार्ध वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है, सब है। अर्थ वक्रता की कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो देखिए इस प्रश्न के माध्यम से हमने कुंतक के वक्रोक्ति के भेदों को पूरा बता दिया है। अगर आप ध्यान में रखेंगे, वर्ण पद, पद के 2 भेद यहाँ पर कर दिए गए हैं, पूर्वार्ध और परार्ध, ठीक है। तो अगर आप 5 भी याद किए रहते हैं तो पद को आप डिवाइड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, ठीक।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। त्रासदी यानी कि जिसको हम ट्रेजिडी बोलते हैं, ठीक, उसके संबंध में अरस्तु के क्या विचार रहे हैं? ऑप्शन दिया गया है, त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी न तो कार्य का व्यापार का वर्णन है और न ही प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग हैं, कथानक, चरित्र, पदावली और गीत। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। अब इसमें से हमें बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो अरस्तु ने कहा कि त्रासदी यानी ट्रेजेडी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। ये यहां पर क्या है? सही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ये भी क्या है? सही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी कार्य होता है, त्रासदी का कार्य होता है। ये भी क्या यहाँ पर? सही है। यानी जो कूट बन रहा है वो ABE बन रहा है। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि त्रासदी न तो कार्य व्यापार का वर्णन है न प्रस्तुति है, एकदम से गलत है। यहाँ पर ट्रेजेडी के 4 अनिवार्य अंगों की बात की गई है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे सिद्धांत तो उसमें उन्होंने 6 अंगों की बात की, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ABE, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास को काव्य हेतु माना है। कथन 2, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु है। अब इन विकल्पों में से हमें सही बताना है कि कौन सा है, या फिर कौन सत्य है या फिर कौन असत्य है, ठीक। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि दंडी ने जो कहा कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य हेतु माना, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए दंडी के संस्कृत कथन का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है, उसी तरीके से मम्मट का भी अनुवाद कर दिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब हो गया कि ये दोनों क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। तो ऊपर में हमने एक विकल्प में इसको देखा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में आ गया है। तो किसका है? पूरा विकल्प मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको साधारणीकरण का पूरा प्रश्न दिमाग में आ गया होगा। सही जवाब हो गया डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण के बारे में कहा कि वो न आलंबन का है न आश्रय का है, बल्कि कवि की अनुभूति का है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी बात सही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्लेटो का जो विचार था कि कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, ये क्या है यहाँ पर? सही है। और उसने कहा कि अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी यहाँ पर सही है। और प्लेटो ने कहा कि दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। कुल मिलाकर प्लेटो का विचार था कि जो भी कविता लिखता है उसके ऊपर दैवीय प्रभाव है, या फिर उसको बोले कि आशीर्वाद है। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ACD, ठीक। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो सब क्या है? वो गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं? एटकिंस, गिलबर्ट, स्कॉट जेम्स, बूचर। तो इस बात को किसने लिखा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बूचर का ये कथन है। इसके पहले हमने अरस्तु पर ही विचार करते हुए
जो भी अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा आचार्यों ने की है उस पर वीडियो बनाई हुई थी, बल्कि प्रैक्टिस सेट के रूप में ही है। वो साहित्य शास्त्र के दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर बूचर। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है, क्या मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद यानी विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। इसमें से बताना है सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा हो सकता है। तो उत्तर आधुनिकता के बारे में आ गया होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कही गई कि उत्तर आधुनिकता सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहित करती है या फिर उसको प्रोत्साहन देती है, ये यहाँ पर कथन क्या है? सही है। इसके बाद बताया गया कि हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन करती है, ये भी क्या बात है? यहाँ पर सही है। और कहा गया कि साहित्य में विखंडनवाद की प्रतिष्ठा करती है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी डी जो ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन दूसरा इसका क्या है? यहाँ पर सही जवाब है। और बाकी जितने भी हैं यहाँ पर ऑप्शन वो क्या है? वो सब गलत है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विचारक हैं, दूसरे तरफ सिद्धांत दिए गए हैं। CDW ब्रे, अल्बेयर कामू, लियोटार्ड, कार्ल गुस्ताव जुंग। यानी यहाँ पर देखिए जुंग का पूरा नाम दे दिया है, जिससे कि आप थोड़े से घबरा जाएं कि आखिरकार ये कौन है। ठीक है, लेकिन वही है मनोविश्लेषणवाद से, तो इसको हम यहाँ पर पहले से ही जोड़ देते हैं। अल्बेयर कामू को बिल्कुल आप जानते हैं कि इनका संबंध किससे है? अस्तित्ववाद से। लियोटार्ड को अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा कि उत्तराधुनिकता से है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ब्रे का संबंध किससे है? बिंबवाद से। तो इसको हम मिला लेते हैं। ए का हो गया 3, ठीक, इसके बाद बी का हो गया आपका यहाँ पर बी का हो गया पहला, फिर लियोटार्ड का हो गया चौथा और जुंग का हो गया दूसरा। 3 1 4 2। अब देख लेते हैं 3 1 4 2 किसमें गया? ऑप्शन तीसरा इसका क्या है? सही जवाब है। तो कुल मिलाकर हमने 26 प्रश्नों पर चर्चा की। हालांकि प्रश्न छोटे बड़े थे, समय लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आखिर तक इस प्रैक्टिस सेट को देखा होगा, आपका रिवीजन भी हुआ होगा और कुछ नए प्रश्न आप यहाँ पर देखे होंगे। कोशिश यही है कि इसमें से अगर प्रश्न परीक्षा में आए तो वहां पर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए